What is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 raised power 7 minus 7 कूलम and 3 into 10 raised power minus 7 कूलम। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जिनका ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ, उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपसे पूछा गया है और सेपरेशन दिया है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर इन एयर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करते हैं। एयर में है, एयर या वैक्यूम में ये जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में। तो ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, यानी 0.3 इंटू 0.3। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इतना फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। दो स्मॉल स्फीयर्स हैं तो इनको हम पॉइंट चार्जेस की तरह ही ट्रीट करेंगे और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन। सबसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला लगाओ आप। फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है तो चार्जेस के इसमें से मैग्नीट्यूड डालेंगे। डायरेक्शन जो है वो हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ फोर्स तो आर स्क्वायर अगर आपको चाहिए होगा या आर आपको चाहिए होगा तो आ जाएगा अंडर रूट के की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना हो जाएगा? 4.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 भी कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव है निगेटिव है वो मैंने यहाँ पुट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि उससे मुझे ये पता लग गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। अपॉन एफ कितना है? 0.2 न्यूटन। बस इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, अंडर रूट आराम से निकल आएगा इसमें और आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगी। ये डिस्टेंस होगी मीटर्स में, ठीक है। चाहो आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फोर्स तो पहले ने दूसरे पे जितना लगाया होगा उतना ही दूसरे ने पहले पे लगाया होगा। फोर्स तो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो फर्स्ट ए अगर बी पे 2 न्यूटन लगा रहा तो बी भी ए पे कितना लगाएगा? 2 न्यूटन। इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहले ने दूसरे पे या दूसरे ने पहले पे कितना फोर्स लगाया तो दोनों का आंसर क्या होगा? 0.2 न्यूटन। क्लियर? चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। कुछ रेशियो दिया है ke² अपॉन GME/MP। तो आप एक कंडीशन समझो जरा ढंग से। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आराम से समझना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E। ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया है Me और प्रोटॉन का मास मान लिया है MP। ये दोनों ही हमने क्यों कंसीडर किए ये हमको यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि E का स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का चार्ज E ही होगा। एक का +E हो सकता है तो एक का -E हो सकता है, बस उतना ही अंतर होगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों ही प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्लियर? अब इनके बीच में आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। और अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए तो वो हो जाएगा
एक प्लस है एक माइनस है, उससे तो सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ई है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ई है, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं के ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, तो के ई स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ से अगर पूछा जाएगा जी एम ई इंटू एम पी की डायमेंशन क्या है, तो वो भी तो वही डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर ये रेशियो निकाला जाए, आपसे पूछा जाए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की डायमेंशन बताइए, तो जो ऊपर वाला है वो भी आपका है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे वाली जो है यूनिट, नीचे वाला जो टर्म है इसकी भी यूनिट है डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डायमेंशन लिखनी तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ऊपर की हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब, नीचे की भी हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब। डायमेंशन यूनिट वाइज दोनों ही क्या है, सेम, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। अब आगे का काम आप खुद कर सकते हो, इसका रेशियो पूछा गया, तो फिजिकल कांस्टेंट्स की टेबल में आपको देखना है। वैसे काफ़ी लोगों को याद भी होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, प्रोटॉन का मास पता होता है इनके सारे के चार्जेस और मासेस पता होते हैं। जी की वैल्यू आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आपको पता ही है 9 × 10⁹, सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, 10⁻40 के ऑर्डर में आने वाली है, 10⁻39 के ऑर्डर में आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू जो है, आराम समझना, ये वैल्यू अगर मान लिया 10⁻39 के ऑर्डर में आने वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये हुआ कि ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और नीचे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो दोनों में आर स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तो ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका रेशियो है बेसिकली ये, और ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कोई भी बॉडी है और उस पर कुछ भी चार्ज प्रेजेंट है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो उस पर कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो सकता है कि उसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। तो आपको आराम समझना, अगर इस पर पूछा जाए कि छोटा से छोटा पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट हो सकता है, कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो अगर हो सकता है तो हो सकता है 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसे आया होगा ये, इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल लिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे आ गया होगा। मैं आपसे पूछूं इसके बाद कौन सा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, तो उसके बाद सिर्फ तब वो हो सकता है जब आप इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालो, तो वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने आपसे क्या ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो चार्ज ऑन एनी बॉडी जो होता है वो उसमें कुछ फिक्स्ड वैल्यूज लेता है वो, ठीक है, या तो इतनी वैल्यू लेगा या फिर इतनी वैल्यू लेगा या फिर 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज है, वो पैकेट्स में ही होता है, या तो एक पैकेट होगा या फिर 2 पैकेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, या 3 पैकेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, या 4 पैकेट होंगे इलेक्ट्रॉन के, उस तरह से वो चार्ज होगा। ये पॉजिटिव भी ऐसे होगा और नेगेटिव भी ऐसे होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आपको देना है तो कम से कम नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है कि आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो कम से कम नेगेटिव चार्ज होगा। आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, तो उस पर चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, उस पर नेगेटिव भी आ सकता है।
प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये होगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये मतलब हुआ इसका। फिर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ये जो चार्ज है, चार्ज का जो क्वांटम है वो काफ़ी छोटा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू काफ़ी छोटी है। कैसे पता लग रहा है, ये 10⁻⁻19 से पता लग रहा है। यानी 1.6 को आपको डिवाइड करना है, 1 पे कितने जीरो लगाने, 19 जीरो लगा के डिवाइड करना है, ठीक है, 19 जीरो लगा के डिवाइड करना है 1.6 को, इतना चार्ज है। तो ये क्वांटम ऑफ चार्ज जो है वो वेरी स्मॉल है, वेरी लेस है। जब आप कई बड़े चार्जेस के बारे में बात करेंगे, 3 कूलम, 4 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, ठीक है, अगर कोई ये कहे कि 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, तो ये भी बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। ये कितना, इस चार्ज से कितने ऑर्डर में ज़्यादा है, 10⁻13 कूलम, 10⁻13 सॉरी कूलम नहीं, 10⁻13 के ऑर्डर से ज़्यादा है, 10⁻13 टाइम्स है ये चार्ज। तो जब हम लार्ज स्केल चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो चार्ज का जो क्वांटम है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही छोटा है। क्लियर? When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both, ठीक है, एक ग्लास रॉड है मान लिया और उसको आपने एक सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, ये ठीक है, किसी सिल्क क्लॉथ से आप उसको क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, तो चार्ज दोनों पे आ जाएगा, रॉड पे भी आ जाएगा और क्लॉथ पे भी आ जाएगा। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, कई अलग अलग पेयर्स में, जैसे कॉम को अगर हम हेयर्स में रब करें, कॉम भी चार्ज हो जाता है और हेयर भी चार्ज हो जाते हैं। स्केल को अगर हम रब कर दें तो स्केल भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे पेयर्स में ऐसा होता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं, उसके साथ ही कैसे कंसिस्टेंट है, तो आपको समझना है। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, अभी दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। जो नेट चार्ज है आपका क्यू नेट है वो कितना है, 0, दोनों पे कोई चार्ज नहीं, दोनों ही अनचार्ज है। अब आपने दोनों को रब करना शुरू किया, दोनों ही चार्ज हो गए। तो पहले चार्ज नहीं था, अब चार्ज आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ए अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा तो बी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, ठीक। और ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लीजिए इस पे चार्ज आया प्लस क्यू नॉट, तो बी पे एग्जैक्टली कितना आएगा, माइनस क्यू नॉट। एक्चुअली इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा, ए से बी में इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो अगर ए से बी में मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो बी पे चार्ज जो आएगा -10 हो जाएगा और ए पे चार्ज कितना बचेगा, +10। तो चार्ज जो है किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। टोटल चार्ज अगर शुरुआत में 0 था तो रबिंग के बाद भी नेट चार्ज कितना रहेगा, आपका 0 रहेगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये परफेक्टली कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है इसमें, कई बार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लोग ये समझने लगते हैं कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नहीं, ये गलत है। चार्ज हम क्रिएट भी कर सकते हैं, चार्ज हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर कहीं प्लस ई क्रिएट हुआ है तो एग्जैक्टली उसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं माइनस ई भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें एक बहुत हाई एनर्जेटिक गामा फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना का नाम है पेयर प्रोडक्शन। तो अब इसमें जरा आप गौर से देखो, इसमें चार्ज क्रिएट हो गया, पहले कोई चार्ज था ही नहीं, एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं था। यहाँ तो चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, चार्ज था लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं था और चार्ज अब क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पहले अस्तित्व में नहीं था, एग्जिस्टेंस में था ही नहीं ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है जो पहले एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, एक पॉजिट्रॉन आ गया है जो पहले एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट
नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो चार चार्जेस हैं। ये है आपका 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव होगा A, B पे है -5 माइक्रोकूलम, C पे है आपका फिर से 2 माइक्रोकूलम और D पे है आपका -5 माइक्रोकूलम और स्क्वायर की साइड दी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। इसके सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो ये चारों कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। डिस्टेंस जो होगी वो चारों कॉर्नर से क्या होगी? इक्वल होगी। अब समझना आप, ये +2 और ये +1 एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये वाला +2 भी तो इस +1 को रिपेल कर रहा होगा। तो खुद से सोचना, ये दोनों पेयर्स तो सेम ही हुए ना, +1 +2 का रिपल्शन, यहाँ पे भी +1 +2 का रिपल्शन और डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, तो ये फोर्स भी सेम हो जाएगा। तो ये रिपल्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब जरा इस -5 का देखें, तो ये -5 जो होगा उस +1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये भी तो -5 है, ये भी तो +1 को अट्रैक्ट करेगा। जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है। जो अट्रैक्शन इस चार्ज का होगा वही अट्रैक्शन इस चार्ज का होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस भी क्या है? सेम। तो इस पर ये वाला फोर्स, इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया और इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, तो +1 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्लियर? An electrostatic field lines is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व होता है, और क्यों होता है वो आपको बताना है, आराम से समझना आपको। जैसे मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका फील्ड हमें देखना है कहाँ कहाँ पे कितना कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट चार्ज को लेके घूम रहे होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को हम यहाँ रखेंगे +1 कूलम को, और इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है आपका? 1 कूलम है। डायरेक्शन वही होगी जो कि फील्ड की, फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को सारे पॉइंट्स पे लेते हुए मूव करते जाते हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा हो। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, फिर यहाँ फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, फिर यहाँ फोर्स लग रहा है। अगर ऐसा होता है कि कुछ रीजन में फोर्स लग रहा है, फिर कुछ रीजन में फोर्स गायब हो गया, फिर कुछ रीजन में फोर्स लग रहा है, फिर कुछ रीजन में फोर्स गायब हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे रीजन में है, कॉन्टिन्यूसली है, पूरे रीजन में, हर जगह, और डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है और इन्फिनाइट तक है। आप मूव करते जाओ, हर जगह आपको फोर्स मिलेगा और वो डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाएगा, बट वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरे रीजन में फैला हुआ है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स होते हैं। ठीक है, ब्रेक्स नहीं होते उसमें। ऐसा नहीं होता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद यहाँ नहीं है, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद यहाँ नहीं है। और कई बार जैसे मान लिया इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई लाइन नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इन लाइंस की जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। इन लाइंस की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस कर्व्स, दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। क्लियर? सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। सिंपल सा है कि 2 फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे क्रॉस क्यों नहीं कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, ये 2 पॉइंट पे क्रॉस क्यों नहीं कर सकती हैं? तो समझना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ
को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब उनकी रिलेटिव डेंसिटी कम या ज़्यादा हो रही होगी, और उन लाइंस पे बनाया हुआ टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्लियर? स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं? स्ट्रेंथ बताते हैं उनकी रिलेटिव सेपरेशन से, रिलेटिव डेंसिटी से। जितने पास पास हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूर दूर हैं तो स्ट्रेंथ कम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं उन लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो यहाँ डायरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर दो लाइंस कट कर रही हैं तो इस लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही है, उस पर टेंजेंट बना के ये हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और दूसरी लाइन के हिसाब से टेंजेंट बना के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, इस तरह से हो रही है। बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे तो एक ही हो सकता है, दो दो तो हो नहीं सकते, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, बिकॉज एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव ए सिंगल डायरेक्शन। 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum। 2 point charges हैं, एक तो यहाँ रखा हुआ है +3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है कितना, ये -3 माइक्रोकूलम। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो वो इस तरफ होगा। E1 नाम दे देता हूं मैं इसको। E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो E1 हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ kq/r² का फॉर्मूला होता है। चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁶, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये डिस्टेंस तो 0.1 ही होगी, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है E2, और E2 का भी मैग्नीट्यूड यही होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है, बट एक चार्ज पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है, इस चार्ज से देखो आप दूर की तरफ है, और दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है, चार्ज की तरफ है, और कोइंसिडेंसली वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो उनको सम कर देंगे यानी डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स E1 कह लो आप, या इसको 2 टाइम्स E2 कह लो आप इसको, या चाहो आप इसको E1 + E2 कह लो, कुछ भी कह दो आप इसको। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आप किसी से निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज आपके पास है। सेकेंड, if a negative charge of magnitude 1.5 × 10⁻⁹ coulomb is placed at this point, what is the net force experienced by the test charge। यहाँ पे कोई चार्ज रखा है आपने, ठीक है, कितना चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज है, -Q0 कह देता हूँ मैं उसको, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज इनटू उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, Q0 है 1.5 × 10⁻⁹। अब यहाँ आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हमने समझ लिया ना, उस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिलेशन ये होता है। अब सीधी सी बात है, अगर Q0 पॉजिटिव डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की सेम डायरेक्शन आ जाएगी, Q0 नेगेटिव डालोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ जाएगा। तो माइनस हम कंज्यूम कर चुके हैं और अपने मुंह से कह चुके हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में बस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर। इस सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। QB 2 चार्जेस हैं और दोनों कहाँ रखे हुए हैं, 0 0 -15 0 0 +15, यानी दोनों z एक्सिस पर रखे हुए हैं। x0 y0 सिर्फ z कोऑर्डिनेट है और इसमें भी x0 y0 z कोऑर्डिनेट है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं z एक्सिस ही बनाता हूँ, सिर्फ ये z एक्सिस, x और y हो गई कहीं, मैं सिर्फ z एक्सिस बना रहा हूँ, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है,
ए जो रखा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में रखा है, ये चार्ज ए है क्यू ए, और बी जो है वो पॉजिटिव जेड में रखा है, ये चार्ज है क्यू बी। ये है प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये है माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये डायपोल बन गया। और डायपोल मूवमेंट, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं सिस्टम का, टोटल चार्ज तो जीरो ही दिख रहा है आपको, नेट चार्ज जीरो है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज जीरो है। डायपोल मूवमेंट पूछ रहे हैं, तो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये चार्ज आपका माइनस क्यू है, तो डायपोल मूवमेंट जो होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। 30 सेंटीमीटर है यानी 0.3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। और जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की, वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो ढंग से देखा जाए तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगी वो। क्लियर? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। An electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb into meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb। टॉर्क पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क जो होता है विद डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो पी साइन थीटा आ जाएगा। डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी कितना है, 4 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन थीटा, साइन 30 हो जाएगा हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 5 2 10, 10⁻⁵ हो जाएगा। तो ये सब कुल मिला के 10⁻⁻4 बचेगा, न्यूटन इंटू मीटर। 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क लगेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है आपसे।